Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn chapter number 9, that is some applications of trigonometry for class 10th. इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा जिसका नाम ही क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। एंड चैप्टर नंबर 9 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस के बारे में। इसका मतलब चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने जो भी चीज़ें सीखी वो चैप्टर नंबर 9 में क्या है, यूज़ होने वाली है ना। जैसे चैप्टर नंबर 8 में हमने सीखा ही क्या था, चैप्टर नंबर 8 में हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किसे बोला जाता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ हो रही हैं। इसके बाद हमने ये सीखा था कि किस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्या है एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन से एंगल्स की या कौन कौन से फंक्शन की हमने बात करी थी, तो हमने देखा था साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये कुछ एंगल्स थे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ हो रहे थे। वहाँ पर हमने सिर्फ इसकी क्या है इनको फाइंड आउट करना सीखा था कि किस तरीके से हम साइन थीटा को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके कॉट थीटा को निकाल सकते हैं। बट चैप्टर नंबर 9 में हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। मतलब कहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, इसके बारे में हमें क्या है सीखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको क्या है दिमाग, मतलब आपका जो माइंड है वो इस चीज़ को समझने में कैपेबल हो पाएगा कि किस तरीके से हम एक जगह से बहुत दूर रखी हुई चीज़ को हम किस तरीके से उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम क्या है समझ पाएंगे। चलो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म सीखनी है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में समझा देती हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो ये एक पेड़ है जिसकी अपनी कुछ हाइट है, ठीक है। इससे थोड़ी दूरी पे एक आदमी खड़ा है, इससे थोड़ी दूरी पे एक आदमी खड़ा है। अब मान लो कि इस पेड़ के ऊपर ना एक पक्षी बैठा हुआ है, तो ये आदमी क्या है, इस पक्षी को देख रहा है। ये आदमी क्या है, इस पक्षी को, इस बर्ड को देख रहा है। जब ये इस बर्ड की तरफ को देखेगा तो इसकी आंखों के साथ एक एंगल यहाँ पे बनेगा, यस और नो। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो आपकी आंखों के साथ जो एंगल बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी आंखें हमेशा क्या बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू या तो हाइट मेजर करनी हो या फिर डिस्टेंस मेजर करना हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आने वाले क्वेश्चंस में आपको बार बार दिखाई देगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज एन एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ऑब्लिक लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई टू सम ऑब्जेक्ट अबव हिज आई। जो भी तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऑब्लिक लाइन में जो ये एंगल बनाया जा रहा है इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। मान लो तुम नीचे खड़े हो, ठीक है, और आपका दोस्त बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आप नीचे से खड़े होकर अपने दोस्त को ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपकी आंखों के साथ। ठीक है, चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, नीचे से ऊपर की ओर एलिवेशन, ऊपर से नीचे की ओर डिप्रेशन। जैसे मान लो कि आप क्या है बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, नीचे फुटबॉल रखा हुआ है और आप इसकी तरफ देख रहे हो, तो आपकी जो आंखें यहाँ पर बना रही है इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसी को बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है, सम डिस्टेंट प्लेसेस पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसके लिए आपको क्या समझ में या क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल किसे बोलते हैं, जहाँ पर ये देखते हो कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है। अब क्योंकि हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ के आ रखे हैं तो मैं इतना तो अज्यूम कर ही सकती हूँ कि आपको ये वैल्यूज पता होंगी। अगर नहीं पता तो एक वीडियो है जिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के नाम से, उसको एक बार देखना, उसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो मान के चलो कि टोटल कितनी है 30 वैल्यूज एंड 30 वैल्यूज, आप इधर उधर अगर एक भी वैल्यू होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बेहतर है उसे बनाना सीख लो। एग्जाम में भी आएगा ना तो आप 1 सेकंड के अंदर, मतलब नॉट 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर उस पूरी टेबल को क्या है फॉर्म करके रख दोगे। याद करोगे तो
प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बेहतर उसे बनाना सीख लो। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी क्या है, एक रोप को चढ़ रहा है, जो कि टाइटली स्ट्रेच है, मतलब बहुत टाइट करके बांधा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये क्या है, हमारा पोल है, ये क्या हमारा पोल है। यहाँ पे दूरी से क्या है, एक रोप को बांधा गया है इसके पोल के टॉप पे। ठीक है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल इसने बोला है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन ये होती है, हॉरिजॉन्टल ये होती है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो कहते हैं वर्टिकल पोल के टॉप के साथ एक रस्सी को बांधा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या करा, इनके डिस्टेंस को मिला दिया। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, ये जो रोप थी ये कितनी थी, 20 मीटर है। रोप कितनी है, 20 मीटर है। कहता है आपको ना ये पोल की हाइट बतानी है, पोल की हाइट बतानी है। ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है, इफ द फाइंड द हाइट इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। ये रोप है, ये ग्राउंड का लेवल है ना, ये ग्राउंड का लेवल है। यहाँ पे एंगल कितना का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। तो कहता है कि बताओ पोल की हाइट कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम अपनी फेयर फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना मेरा, कि ये मेरी क्या है, पोल है। ठीक है, जिसकी हाइट है, ये क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, एंड ये क्या है, मेरी रोप है। रोप कितना है, 20 मीटर का है, ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात करी जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी काम करती है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना जरूरी है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। अगर हमारा एक एंगल राइट एंगल नहीं है तो इसका मतलब वहां पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाओगे, डायरेक्टली नहीं लगाओगे। ठीक है, उसको बनाने की कोशिश करोगे, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में, चाहे आपको उसके पार्टीशन करना पड़े या मान के चलो कि आपको उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़े, बट डायरेक्टली अप्लाई मत करना। ठीक है, चलो अब हम मान के चलते हैं कि ये हमारी जो फिगर है कैसे कैसे लेना होता है। सबसे पहले तो हमें क्या ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अगर हम अपनी फिगर बनाई तो हमारी कुछ इस तरीके से बन के आएगी। तो हमने क्या देखा, जो भी हमें ट्रायंगल दिया गया उसी को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसके बाद जो चीज हमें दी हुई है उसको देखो क्या है, हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ, क्या दिया हुआ है, हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रोप। अच्छा, लेंथ ऑफ रोप को किससे डिनोट किया गया, AC से ना। लेंथ ऑफ रोप कितना है, AC कितना है, 20 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल, इस चीज को हमेशा आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। हाइट ऑफ पोल क्या है हमारा, AB। हमें नहीं पता, हम ऐसे ही लिख देंगे AB। ठीक है, ये हमें निकालना है, हाइट ऑफ पोल कितना है हमारा, AB। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज को पिक करेंगे तो कैसे करेंगे, एक वैल्यू हम हमेशा वो वाले लेंगे या एक साइड एक मेजरमेंट हम वो वाला देंगे जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन है, और एक कौन सा लेंगे जो गिवन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना। ठीक है, एक जो गिवन है वो, एक जो गिवन नहीं है वो। ठीक है, मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है, नॉट गिवन का मतलब हो गया जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हम AC वाली वैल्यू तो जरूर पिक करेंगे, क्योंकि उसमें हमें वैल्यू गिवन है। गिवन कौन कौन सी नहीं है, हमें AB गिवन नहीं है, BC गिवन नहीं है, लेकिन BC के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, BC के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जिस वैल्यू के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। हमें जो निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल। ठीक है, चलो हाइट ऑफ पोल की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, AB। हमने यहाँ पे लिखेंगे AB डिवाइड बाय गिवन क्या है, AC। यहाँ पे लिखेंगे AC। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है, यहाँ पे देखना, PBP परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, पहला हमारा क्या है, P/H है, सॉरी अपॉन H है। ठीक है, P/H। तो P/H क्या होता है आपका, साइन थीटा। आपको पता होगा ना, साइन कॉस टेन, ये क्या है, साइन थीटा। क्यों क्या, ये साइन थीटा। ऑलराइट,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, छोड़ देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी थी 20 मीटर। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। ए बी अपॉन 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू चाहिए ए बी की। ए बी रहेगा अपनी जगह, 20 मीटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ऊपर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बनेगा, न्यूमिनेटर बनेगा। 20 कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना, ए बी डिवाइड बाय 20 मीटर इक्वल्स टू 1/2। ऐसे होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमें क्या है, यहाँ हो जाएगा 2ab, यहाँ हो जाएगा 21 जा 20। बट हमें इस 2 को यहाँ पे लेके ही नहीं जाएंगे। क्यों लेके नहीं जाएंगे, हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, तो हम ए बी को फ्री छोड़ देंगे, है ना। ए बी को फ्री छोड़ देंगे तो हम इसको इधर लेके ही नहीं जाएंगे, हम 2 को यहीं पे रहने देंगे जहाँ वो पहले था, ठीक है। चलो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, कितना हो गया 10 मीटर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या लिखना है, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने छोटे से फॉर्मूले से, मतलब कह सकते हैं छोटी सी अपनी उससे कॉन्सेप्ट से क्या करा, इतनी बड़ी चीज को सीख लिया कि हमें एक हाइट ऑफ पोल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है तो कैसे निकलेगा, टावर की हाइट कैसे निकलेगी, इन सब चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या क्वेश्चन में इसने बोला, एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है। इसने बोला कि वो क्या हुआ, स्टॉर्म के कारण टूटा, ब्रोकन पार्ट बेंड्स। मान लो कि ये पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है, मान लो ये पेड़ यहाँ से टूटा, ठीक है। कहते हैं ये पेड़ टूटा और इसने बोला कि इसका जो टॉप है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टूट के ऐसे आ गया, ये टूट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ऐसा है कि इसका जो ये टॉप वाला पार्ट है ना, जमीन को छू गया, ठीक है। और जब इसने जमीन को छुआ ना तो कहते हैं जमीन के साथ इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसने बोला अगर डिस्टेंस जो है ना वो फुट ऑफ द ट्री, तो फुट क्या था ट्री का, ये था, ये तो ट्री का फुट था ये। और कहते हैं जहां से ये टूट के नीचे आया, ये टॉप वाला हिस्सा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। कितना, 8 मीटर। कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कहता है आपको पेड़ की हाइट निकालनी है। अब एक चीज बताओ, पेड़ की हाइट है क्या, पेड़ की हाइट है कितनी, बता सकते हो यहाँ पे हमारी पेड़ की हाइट कितनी है। तो हमारी जो पेड़ की हाइट होगी ना वो ये वाली होगी, देखो ध्यान से देखना, इस वाली फिगर में आ जाओ। अगर मैं ध्यान से बताऊं तो हमारी पेड़ की हाइट होगी ये जो अभी है, और जो टूट के नीचे आ गई ये, इसका मतलब ये भी इसकी हाइट और ये भी इसकी हाइट है, ये सुनो। अगर मैं अपने फिगर में ध्यान से बताऊं तो ए बी प्लस ए सी इसकी हाइट है, ना कि सिर्फ ए बी इसकी हाइट है। ए बी तो टूटने के बाद है ना, लेकिन एक्चुअल हाइट तो इसकी ये है, ए बी प्लस ए सी। ये ए सी वाला हिस्सा क्या था, पहले ये था, पर ये टूट के यहाँ पे आ गया ना, तो ये क्या हो गया, हाइट कितना हो गया, ए बी प्लस ए सी। मतलब कहने का क्या हुआ, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखना शुरू करते अपना। यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना होगा बताओ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर डी ए बी एंड सी, ये 8 मीटर है हमारा, ये कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी, कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी। यस और नो लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक बार ये लाइन लिख भी देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ना,
where AB is remaining part of tree and AC is broken part of tree, है ना। इस लाइन से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, सॉरी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि जो हमारा ए बी है वो क्या है, हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जबकि ए सी क्या है, ब्रोकन पार्ट है, लेकिन है दोनों ट्री का ही हिस्सा। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना होगा हमारा, ए बी प्लस ए सी। पूरे क्वेश्चन में मेहनत करनी है हमें ए बी और ए सी निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन foot of tree and top of tree where it touches the ground, कौन सा वाले हिस्से से डिनोट किया जा रहा है, इसको डिनोट किया जा रहा है BC के साथ, है ना। इसको क्या है, ये BC। कितना दिया हुआ हमें, 8 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं अपने कैसे। ट्रायंगल का नाम क्या हमारा, ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है हमें ये वाली चीज AB प्लस AC, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब हमें पहले AB निकालना है फिर AC निकालना है। अब एक काम करो, पहले हमने AB लिखा है तो AB निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे AB अपना। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे हम, AB अपना। AB कितना है हमारा, AB हमें नहीं पता, AB निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, BC। मैंने क्या बताया था, एक जो हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है उसे लेंगे और एक जो हमें क्या है गिवन है उसको लेंगे। एक क्या है जो गिवन है उसको लेंगे। फाइंड आउट करना है AB ले लेंगे, गिवन है BC ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC कितना हो जाएगा बताओ, AB अपॉन BC कितना हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, ध्यान से पहले इसको समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। अभी हमारा क्या है, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, क्या हो रहा है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा। ठीक है, AB की वैल्यू गिवन है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। BC की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर एंड tan कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, AB को रहने देंगे ऐसे 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू सबको पता है 1/√3 होती है, इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं है। यहाँ से AB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर डिवाइड बाय √3। ठीक है, अभी तक के लिए हमारी ये वैल्यू आ गई है। चलो आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते आगे इसने क्या बोला, एक हमने वैल्यू निकाल ली AB की वैल्यू निकाल ली। अब चाहिए हमें AC की वैल्यू। यहाँ पे लिखना अगेन इन ट्रायंगल ABC। इस बार हम क्या लेंगे, AC लेंगे। इस बार क्या लेंगे, AC। ठीक है, AC एंड BC। अब हम क्या लिखेंगे ऊपर, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। AC की वैल्यू, अच्छा AC अपॉन BC क्या होता है उसको समझ लेते हैं। AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। AC क्या है, हाइपोटेनियस। एंड BC क्या है हमारा, बेस। BC क्या है, बेस। H अपॉन B का मतलब क्या हो गया, H अपॉन B का मतलब ये वाली वैल्यू है ना। ये क्या होती है बताओ, B अपॉन H क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। पर ये तो H अपॉन B है ना, मतलब उल्टा है ये। तो अगर ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। मतलब अगर यहाँ पे हमारे फंक्शन उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे, एंगल को भी उल्टा कर देंगे। तो ये कितना बनेगा हमारा, सेक थीटा, मतलब सेक 30 डिग्री। AC की वैल्यू हमें पता है नहीं, BC की पता है 8 मीटर। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको निकालते। देखो सेक 30 निकाला कैसे जाएगा, जरा उसके ऊपर ध्यान देते। ठीक है, सेक 30 कैसे निकाला जाएगा, देखो साइन कॉस 10
ठीक है। कॉस अगर हम बात करें कि हमारी cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। कितनी होती है? √3/2। अब क्योंकि cos का उल्टा क्या है? sec, तो इस वाली वैल्यू को भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये कितना बनेगा? 2/√3। कितना बनेगा ये? 2/√3। यस और नो? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 कितना हो जाएगा? 16 मीटर डिवाइड बाय √3। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। चलो अब हमें AB की भी वैल्यू मिल गई, AC की भी वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी थी हमारी? AB प्लस AC। AB की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 8 मीटर डिवाइड बाय √3 प्लस में यहाँ पे कितना है? 16 मीटर डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पे तुम्हें एक दो चीज़ें सीखने वाली मिलेंगी। देखो क्या क्या, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसका मतलब हमारे वो क्या आता है? एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, उसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? वही वैल्यू आ जाएगी। तो √3 ऊपर कितना होगा? 8 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 24 मीटर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी आपका अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आए ना तो उसको अवॉइड करो। हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना बनेगा? 24√3 मीटर, है ना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 24 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 24√3। √3 इंटू √3 होता है ऑलवेज 3। जैसे √4 इंटू √4 4 हो जाएगा। √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये कितना बचा? 8√3 मीटर। तो इसकी पेड़ की एक्चुअल हाइट कितनी हो गई? 8√3 मीटर। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी प्रैक्टिस में लाके इसको सीखते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है कि वो इंस्टॉल करेगा 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। इसने बोला कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years ही प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड्स विच हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसने बोला कि ये ना 2 तरीके की स्लाइड बनाना चाहता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 तरीके के झूले लगाना चाहता है पार्क के अंदर, जिसमें इसने बोला कि वो 2 कैटेगरी में झूलों को बांट रहा है। आपने देखा होगा कभी आप पार्क वगैरह जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग साइज के झूले लगे होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इसने बोला कि जो छोटे बच्चे हैं ना, जो 5 साल से छोटे वाले हैं, जो 5 साल से छोटे वाले हैं, उसके लिए इसने बोला जो हाइट रखेगा ये कितनी रखेगा? 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो झूले को झुकाएगा वो 30 डिग्री पे झुकाएगा। देखो जितना एंगल का मेजरमेंट कम होता है उतनी वो वैल्यू दूर होती है, जितना ज़्यादा होते जाएगा उतनी वो पास आती जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या है थोड़ा इस तरीके से चाहिए होता है, थोड़ा ऐसे चाहिए होता है ना, जिससे कि उनको गिरने विरने का डर ना रहे। तो उसने बोला 30 डिग्री के एंगल पे बना रहे हैं। जबकि जो बड़े बच्चे हैं उसने बोला कि उसमें वो उसकी जो स्ट्रिप की हाइट है ना वो कितनी रखेगा? 3 मीटर रखेगा। मतलब यहाँ पे इसके 1.5 मीटर रख रहा है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रखना चाहता है 3 मीटर। कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। कहता है हर एक केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब स्लाइड तो इसी को बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर ये झूला है तो यही तो इसका स्लाइड कहलाता है। इसकी लेंथ बतानी है दोनों केस में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान के चलो कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। मान के चलो कि एक क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें इसने बोला कि 2 एज ग्रुप के बच्चों के हमें वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा केस 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो हम कर किसके लिए रहे उसी के लिए निकालेंगे। पहला कौन सा एज ग्रुप है? बिलो 5 ईयर। ठीक है, 4 बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले इसने बोला कि जो हमारी हाइट ऑफ, एक मिनट, हाँ, हाइट ऑफ स्ट्रिप कितनी है? हाइट ऑफ स्ट्रिप कितनी है बताओ हमारी?
ये हमारी 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी क्या है, जल्दी बताओ। हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड बताओ, छोटे वाले बच्चों के लिए क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड है इनके लिए AC, ठीक है। क्या है, AC। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABC। कौन कौन सी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, एक जो दी है, एक जो निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। गिवन क्या है, BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन, फाइंड आउट क्या करना है, AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC। अब ध्यान से देखते हैं कि BC अपॉन AC होगा क्या, ठीक है, PBPHHB। BC क्या था हमारा, BC हमारा परपेंडिकुलर, AC क्या है हमारा, हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस पहला वाला, एंड पहला वाला क्या होता है, साइन। ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, BC की वैल्यू पता है कितनी है, 1.5 मीटर। AC की वैल्यू नहीं पता, छोड़ देंगे। साइन 30 होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे AC आएगा, एंड 1.5 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आएगा। मतलब AC की हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हो गई, 3 मीटर। आया समझ में। चलो ये तो हमने निकाला बिलो 5 ईयर के बच्चों के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, अबव 5 ईयर। अब क्या निकालेंगे, अबव 5 ईयर। अबव 5 ईयर के केस में हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंड हमारी लेंथ कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। एक बार इस पिक्चर को मैं पीछे ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा ये X Y Z, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री है, एंड ये हमारा क्या है, 3 मीटर, ठीक है। X Y Z 60 डिग्री 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4 above 5 year चिल्ड्रन। अब इस केस में देखो, इस केस में ध्यान से देखते हुए चलना। हमारे क्या था, हाइट ऑफ स्ट्रिप कितनी है हमारी, 3 मीटर। हाइट ऑफ स्ट्रिप कितनी है हमारी, 3 मीटर, ठीक है ना। एंड हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड है क्या, कौन सी हमारी, लेंथ ऑफ स्लाइड तो हमारी ये वाली है, एक्स जेड है ना, ये है एक्स जेड, एक्स जेड। अब हम यहाँ पे अगेन वही करेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। क्या क्या निकालेंगे, जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है हमें, वाई जेड, वाई ऑब्लिक जेड, सॉरी वाई जेड डिवाइड बाय एक्स जेड। अभी हमने पीछे सीखा था कि हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है हमारा, साइन, ठीक है। हमारा एंगल कितना है, ये साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। वाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 मीटर। एक्स जेड की वैल्यू क्या है, ये तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। एंड ये कितना हो गया हमारा, साइन 60 डिग्री, कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर डिवाइड बाय एक्स जेड इक्वल्स टू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको आता होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमें चाहिए एक्स जेड की वैल्यू ना, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 मीटर अपनी जगह पर रहेगा, 2 मीटर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स जेड जो है डिनोमिनेटर में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, इंटू में √3। यहाँ पे मैंने एक स्टेप ज़्यादा लेके चल रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये कितना होगा, 3 × 2 = 6 मीटर।
मेरे को वैल्यू चाहिए सिर्फ एक्स जेड की, किसकी चाहिए, सिर्फ एक्स जेड की। तो मैं √3 को क्या लेके जाऊंगी, डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसमें एक स्टेप और है। देखो यहाँ पे लिखो एक्स जेड इक्वल्स टू 6 मीटर डिवाइड बाय √3। अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है तो उसको अवॉइड करो, √3 से रेशनलाइज कर देंगे। एक्स जेड इक्वल्स टू ये कितना होगा, 6 √3 मीटर, एंड ये कितना हो जाएगा अपॉन में 3। आया समझ में यहाँ तक? √3 इंटू √3 पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि मल्टीप्लाई होके 3 रह जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 √3 मीटर। यहाँ पे लास्ट में हम एक लाइन लिख देते हैं, लेंथ ऑफ, नॉट हाइट, लेंथ ऑफ स्लाइड इज कितना है, 2 √3 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब कितना इजी सा क्वेश्चन है। क्या इसने बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाता है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान के चलो कि ये हमारा टावर है, ये हमारा पॉइंट है ग्राउंड पे। कहता है यहाँ से जो एंगल बनाया जा रहा है ना वो 30 डिग्री का बनाया जा रहा है। कितने का बनाया जा रहा है, 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं विच इज, जो पॉइंट है ना ग्राउंड पे वो 30 मीटर दूरी पे है फुट ऑफ द टावर से। फुट ऑफ द टावर ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मान लो ये है मेरा टावर, तो इसकी हाइट ये हो गई। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये रहा, इसकी फाइनल फिगर ये है, टावर 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट, एंड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है, हाइट निकालनी है। ठीक, चलो सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन distance between foot of tower and point on the ground कौन सा है, BC है। क्या हो जाएगा ये, BC इक्वल्स टू कितना है ये, 30 मीटर। ठीक है, समझ में आया, 30 मीटर है। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को किससे डिनोट किया गया है, जल्दी से बताओ। हाइट ऑफ टावर अपने केस में AB। ठीक है, AB। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे होगा ना, इन ट्रायंगल ABC। जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ निकालनी है, गिवन है AB, सॉरी निकालना है AB, गिवन है BC। तो हम लिखेंगे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC अपॉन में AB, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, इसको हम BC अपॉन AB भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना उसका उल्टा एंगल यहाँ पे बनेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो AB अपॉन BC। AB क्या है हमारा, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। ठीक है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा, 10। क्या होता है, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा। ठीक है, AB की वैल्यू नहीं पता, छोड़ देंगे। BC की वैल्यू 30 मीटर है, एंड यहाँ पे tan थीटा की जगह है tan 30 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। AB अपॉन 30 मीटर, tan 30 की वैल्यू 1/√3। वैल्यू चाहिए हमें AB की, AB को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, AB को लिखेंगे यहाँ पे। ये 30 मीटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा 30 मीटर, 1 से मल्टीप्लाई होगी कोई भी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, √30। अब क्या करना है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। AB इक्वल्स टू ऊपर कितना होगा 30 √3 मीटर,
एंड ये कितना होगा √3 इंटू √3 3, कैंसिल करो कितना आएगा 10√3 मीटर। यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। यहाँ पे लिख देना एक छोटी सी लाइन कि हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हुई है। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे पढ़ना होता है, जो चीज़ गिवन है उसको लिखो, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लिखो, एंगल में किस तरीके से वैल्यू को पुट करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल मैनर में समझा दी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसने बोला एक पतंग है वो क्या है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसने बोला जो इसकी स्ट्रिंग होती है ना, मतलब जो धागे होते हैं, उसको बांधा गया पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है कहीं पे। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये अपनी डोरी को जो बांधा हुआ है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप लोगों ने पतंग वगैरह उड़ाई होगी तो इस तरीके से धागे को इस तरीके से बांध दिया जाता है। ठीक है, ऐसे तो उसे बांधना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इस तरीके से बांधा जाता है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। कहते हैं कि मान के चलो ये आपकी पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊपर। ठीक है, पतंग आपकी 60 मीटर ऊपर उड़ रही है जमीन से। कहते हैं कि स्ट्रिंग को, एक धागे को यहाँ पे बांधा गया है। कहते हैं बीच में किसी भी तरीके की कोई भी वो नहीं है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी ढील यहाँ पे डाली नहीं गई। तो कहते हैं इसकी हाइट बता दो, स्ट्रिंग की इसकी हाइट बता दो। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, अपना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दी गई है, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ काइट ही लिख लेते हैं, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। बताओ इसको किससे डिनोट किया गया है, इसको डिनोट किया गया हमने ए बी से। ए बी कितना है 60 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो चीज़ दी है, जो चीज़ निकालनी है उसको लिखो, बाकी एडिशनल क्या दिया हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए सी से। कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ए बी सी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, दिया क्या है ए बी, निकालना क्या है ए सी। ए बी अपॉन ए सी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक कि ये साइन थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना हो गया साइन, क्या हो गया ये साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ हमें 60 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू पता है हमें, हाँ इस बार हमें ए बी की वैल्यू पता है, ये 60 मीटर है। ए सी की नहीं पता। ठीक है, साइन थीटा की जगह कितना आएगा, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं आगे ए बी, अब सॉरी ए बी की तो हमें वैल्यू गिवन है 60 मीटर डिवाइड बाय ए सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए सी की। अगेन वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मीटर इंटू 2, यहाँ पे ए सी इंटू √3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 120 मीटर और ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू √3। अब हमें वैल्यू चाहिए ए सी की, तो हम ए सी को रखेंगे यहाँ पे √3, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे। √3 यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा और क्योंकि रूट की वैल्यू है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो 120 मीटर, सॉरी 120 √3 मीटर, एंड नीचे √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 √3 मीटर। एंड हमें निकालना क्या था, हमें निकालना भी ए सी था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ
ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई बताओ? इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत आई? नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी से वे में मैंने आपको समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमारे पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करो, अपने आंसर को निकालने की कोशिश करो, फिर मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कहते हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है कुछ दूरी पे फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कुछ ऐसी कहानी है कि 30 मीटर लंबी आपकी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज वर्क्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सबसे पहले तो हमने क्या करा, इस बच्चे के पैर को और इस बिल्डिंग के पैर को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बनाएंगे तो हमें पता है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में काम करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये तो कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है, आपकी ट्रेपीजियम की शेप है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की शेप है। तो पहले हमें इसे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चे की हाइट है ना वो बिल्डिंग की हाइट से कम कर दो, जिससे कि हमें क्या है, ये पॉइंट मिल जाए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगर मैंने इसकी हाइट को कम करा तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को कंसिडर करा जाएगा। अगर यहाँ से मैंने 1.5 हाइट कम करूंगी तो मेरी ये वाली हाइट भी कम हो जाएगी, ये 30 मीटर ना रह के 30 मीटर से कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी इस बच्चे की हाइट है, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आई। कहते हैं कि जैसे ही वो बच्चा क्या करता है, बिल्डिंग की तरफ वो चलना शुरू करता है ना, तो पहले एंगल 30 डिग्री का था, मान लो वो चल के यहाँ आ गया और अब उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन गया। आई होप फिगर समझ में आ गई होगी। कहता है कि अगर इतना समझ में आ गया तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कहते हैं जितना उसने डिस्टेंस चला वो बता दो। तो उसने तो इतना डिस्टेंस चला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो डिस्टेंस उसने चला। ये इस बार हमसे पूछने की कोशिश की गई है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमसे पूछने की कोशिश की गई है। कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया गया है हम वो निकाल देंगे, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन को समझ तो लिया ही है कि क्या है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी दी गई है बिल्डिंग की हमें, टोटल लेंथ ऑफ बिल्डिंग बताओ कितना दिया गया है। टोटल लेंथ हमारी बिल्डिंग की ये वाली PR, ठीक है, PR, इसका मतलब 30 मीटर है ना, 30 मीटर। अब यहाँ पे एक लाइन में लिख रही है, उसको तुम ध्यान से देखना। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय to find out the distance traveled by the boy from point O, जो कि क्या है इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट टू O डैश फाइनल पॉइंट। O डैश क्या है इसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। We subtract the height of boy, the height of boy from the height of बिल्डिंग। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस बच्चे ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसके लिए पहले हमें बिल्डिंग के हाइट से बच्चे की हाइट को माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक्चुअली अपने क्वेश्चन को निकाल सके। तो यहाँ पे लिखते एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक्चुअल हाइट ऑफ
बिल्डिंग। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग हाइट ऑफ बॉय। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, एक्चुअल हाइट कितनी थी बिल्डिंग की, कितनी है 30 मीटर, बॉय की कितनी है 1.5 मीटर, माइनस करोगे कितना आएगा 28.5 मीटर। यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को बना लिया। जो कि हमें क्वेश्चन को कंफ्यूज करने वाला पार्ट था वो मैंने सारा हटा दिया। लेंथ निकाली बिल्डिंग की इतनी है। इसके बाद मैंने देखा कि बच्चे की अगर मैं हाइट माइनस नहीं करूँगी तो मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या करा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। जितना भी इसका ये पोर्शन था मैंने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पहले मैं लूंगी इस वाले ट्रायंगल को। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी आर ओ डैश। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी आर ओ डैश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर ओ डैश। हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ध्यान से देखना। एक बार मैं इस फिगर को यहाँ पे बना देती हूँ ना। ठीक है, अब मैं अपनी फाइनल फिगर यहाँ पे बना रही हूँ। पी आर ओ डैश, और ये कितना जगह ओ। ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री। एंड ये हमारी हाइट कितनी थी, ये आई गेस हमारी 30 थी, लेकिन अभी हमें माइनस करके कितना रह गया हमारा 28.5 मीटर रह गया। ठीक है, एक बार फटाफट यहाँ पे नजर मार लेते अपने फिगर की तरफ। पी आर ओ डैश एंड ओ। ठीक है, ओके चलो बढ़ते हैं। निकालना आपको ये चीज़ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ना लेके सिर्फ हम इस वाले हिस्से को ले। तो पी आर ओ डैश, जो चीज़ गिवन है वो, जो चीज़ निकालनी है वो, तो निकालनी है हमें ये वाला हिस्सा है ना, इसकी मदद से ये वाला हिस्सा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पी आर अपॉन में आर ओ, पी आर अपॉन में आर ओ डैश, है ना। आई होप आप लोगों को इस तरीके से डैश वगैरह इनसे कोई प्रॉब्लम ना होती हो। ठीक है ना, इस तरीके से क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ ही है। पहले बच्चा यहाँ पे खड़ा था, फिर बच्चा यहाँ पहुँच गया, तो इसीलिए हमने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये बनाएगा क्या, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनाता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। पी आर की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर। आर ओ डैश मेरे को नहीं पता तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। टेन थीटा मतलब कितना हो गया 1060। ठीक, 28.5 मीटर। आर ओ डैश इधर कितना हो जाएगा √3। अब मेरे को निकालनी है आर ओ की वैल्यू, तो आर ओ जाएगा इधर की तरफ, आर ओ डैश इधर की तरफ जाएगा, एंड ये 28.5 मीटर डिवाइड बाय √3, ये हो गया। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमें √3 वगैरह को एडजस्ट करना होता है वो हम बाद में कर लेंगे। तो ये तो हमारा आ गया एक पार्ट। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम क्या लेंगे, अभी हमने इतना लिया, अब हम इस पूरे को लेंगे। इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, अगेन वही पी आर अपॉन आर ओ। इस बार कितना हमारा 10 थीटा। ऑब्वियस है यहाँ पे जब 10 बनेगा तो यहाँ भी 10 ही बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पी आर की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर, है ना। आर ओ कितना है हमें नहीं पता, आर ओ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 10 डिग्री 28। एक मिनट, ये वैल्यू मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे मीटर था मेरा, है ना। 28.5 मीटर अपॉन में आर ओ इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, आर ओ को इधर लेके जाएंगे, ये कितना होगा 28.5 मीटर √3 मीटर इक्वल्स टू आर ओ। ठीक, एक वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, हमें ओ ओ डैश निकालना है। क्या निकालना है, ओ ओ डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय
इस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये पूरा डिस्टेंस है आर ओ क्या है, पूरा डिस्टेंस है। अगर मैं इस आर ओ में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ, ये वाला डिस्टेंस मैं माइनस कर दूँ, तो मेरा यही तो बचेगा जो उस बच्चे ने ट्रैवल करा। तो मैं आर ओ में से क्या करूँगी, आर ओ डैश माइनस कर दूँगी, आर ओ डैश। आर ओ कितना था बताओ, मेरा आर ओ निकल के आया मेरा 28.5 √3 मीटर एंड माइनस आर ओ डैश कितना है 28.5 मीटर डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं इस फिगर को मिटा रही हूँ क्योंकि इसके पीछे फाइनल फिगर हमारे पास है। यहाँ पे हम लिखेंगे 28.5 √3 मीटर, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि इसको अब मेरे को लगता है उधर ही हमें सॉल्व कर देना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। 28.5 डिवाइड बाई √3, ये हमारी वैल्यू है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करने के लिए √3 इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे। ऊपर की तरफ हो जाएगा 28.5 √3 मीटर, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 28.5 √3, इसको सॉल्व करना है। अब देखो 28.5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 3 9 जा 17, बचेगा यहाँ पे 1 और ये इधर चले जाएगा तो 3 5 जा 15। इसका मतलब कितना आ गया 9.5 √3 मीटर। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 19 √3 मीटर। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है 19 √3 मीटर। इसका मतलब इस बच्चे ने टोटल कितना डिस्टेंस करा, 19 √3 मीटर का इसने क्या है डिस्टेंस को ट्रेवल करा हुआ है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें एक्चुअल में क्या निकालना था, कितना इस बच्चे ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब हमें ये चीज़ निकालनी थी। ये हमने निकाल के बता दी कि इस बच्चे ने 19 √3 को ट्रेवल करा हुआ है। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब एक क्वेश्चन की एक नई टाइप निकल के आई है, क्या बोलता है, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब एक 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ये हमने बना दी, ठीक है, कितनी है 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। कहते हैं इसके बॉटम का भी एंगल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है टावर खड़ा किया गया। आपने देखा होगा कई सारे घरों में ऐसे बिल्डिंग होती है, उनके ऊपर क्या करते हैं टावर इस तरीके से लगा देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अगर ये मेरी क्या है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है, ठीक है। कहते हैं इसके टावर के बॉटम का भी एंगल दिया हुआ है, इसके टावर के टॉप का भी एंगल दिया हुआ है। ध्यान से समझ में आ रहा है, ये बॉटम का एंगल है। कहते हैं कि जो बॉटम का एंगल है ना, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, वो कितना है 45 डिग्री, मतलब बॉटम का कितना है 45 डिग्री एंड टॉप का कितना है 60 डिग्री। कहते हैं रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ टावर, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ निकालनी है हमें। अब हमें दिया क्या क्या है उसको देखते हैं, निकालना क्या क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक बार इस फिगर को दोबारा बना के बता देती हूँ। यहाँ पे ये है मेरी बिल्डिंग, ये है मेरा टावर, ये एंगल है मेरा 45 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री। ए बी सी एंड डी। सबसे पहले इस बिल्डिंग की हाइट की मदद से, जो कि हमें दी गई है कितनी है 20 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट की मदद से सबसे पहले मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगी। जैसे ही मेरे पास सी डी की वैल्यू निकल के आएगी तो मैं इसकी निकाल दूंगी टावर की, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मेरे को दिया गया उसे लिखो, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है बताओ, पहले तो ये बताओ उसे डिनोट किससे किया जा रहा है, उसे डिनोट किया जा रहा है बी सी की मदद से। बी सी कितनी है 20 मीटर। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी है ए बी, हाइट ऑफ टावर कितना है ए बी। चलो मतलब हमें ए बी निकालना है। सबसे पहले हम लेंगे अपना ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी।
लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी कितना है, यहाँ पे लिखोगे बी सी जो हमें गिवन है, सी डी जो हमें निकालना है। देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है मेरा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा है अभी हमारा, वो कितने का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। कितने का बना रहा है 45 डिग्री का। यहाँ पे BC की वैल्यू हमें गिवन है, हाँ 20 मीटर। CD की नहीं थी, एज इट इज छोड़ देंगे। 10 45 1 होता है। यहाँ से हमारे CD की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। CD बन जा कितना होगा 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये हमने निकाल के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब लिखेंगे आगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD। अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, अभी हमने बिल्डिंग की मदद से डिस्टेंस निकाल लिया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। निकालना क्या है AC, क्योंकि यहीं पे तो टावर की हाइट निकल पाएगी, है ना। तो AC अपॉन CD इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा AC अपॉन CD कितना बनेगा 10 थीटा। AC की वैल्यू क्या है बताओ। AC की हमें नहीं पता तो हम एज इट इज लिख देंगे। CD की अभी हमने निकाली पीछे क्वेश्चन में 20 मीटर, यानी यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ये 20 मीटर है, 10 60 होता है हमारा √3। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। AC की वैल्यू आ जाएगी 20 √3। कितनी निकल के आ गई 20 √3। अब हम आगे कैसे करेंगे इसको बताओ। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करने का काम रह गया। मेरे को निकालना है हाइट ऑफ टावर। मेरे को क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा देखो, हाइट ऑफ टावर निकलेगा AC पूरे में से, अगर मैं इसके बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर दूँ BC को, है ना। अब AC मैंने कितना निकाला बताओ। AC निकल गया मेरा 20 √3 मीटर, जरूर लिखना है यहाँ पे। एंड बिल्डिंग की हाइट BC कितनी है मेरे पास 20 मीटर। दोनों में 20 20 है, कॉमन ले लेंगे बाहर 20। अंदर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ कितना बचेगा 1 मीटर। ये क्या है इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी, ठीक है। पार्ट 1 में हमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, ठीक है। पूरे चैप्टर को हम क्या है 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में एक तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने डाल दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मैंने आपको ये चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी, उतना डिटेल्ड मैनर में समझाने की कोशिश करिए। अगर आप अपना 1 घंटा देके इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आगे आपको भविष्य में कभी भी इस चैप्टर में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो बाकी के 2 पार्ट हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा बाय बाय।